हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्री रघुवर क्लासेज में। दोस्तों आज हम आपके लेकर आए हैं पॉलिटी में भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जो कि मैंने ऑलरेडी एक पार्ट अपलोड कर रखा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को, जो कि वहां पर 1 से लेकर के 27 नंबर क्वेश्चन तक की हैं। और यहां पर आज मेरा ये पार्ट 2 के नाम से अपलोड होगा, जो कि यहां पर 28 नंबर क्वेश्चन से मेरी यह क्लास स्टार्ट होगी। अगर वो पार्ट अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के देख लेना, उस पार्ट की लिंक भी मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यहाँ पर देखो, हम टाइम लॉस न करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसमें अधिकतर वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर आज की क्लास का मेरा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, जो भारतीय संविधान में किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। भारतीय संविधान में किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया गया है। संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र, लोकतांत्रिक राजतंत्र या लोकतांत्रिक गणतंत्र। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, थोड़ा सा मैं आपको इन शब्दों के बारे में भी बता दूं। जब देखो मेरी यहाँ पर सब्जेक्टिव क्लास आएगी, मैं बहुत ही प्यारे तरीके से प्यारे शब्दों में आपको समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर मेरी ऑब्जेक्टिव श्रृंखला चल रही है। यहाँ पर मैं बहुत कुछ आपको समझाने वाला नहीं हूँ, सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे कि इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा यहाँ पर। लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा आपको समझाते हुए चलूँ। जैसे कि देखो, लोकतंत्र, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। पॉलिटी में देखो, पॉलिटी पढ़ने में लोगों को बोर क्यों महसूस होता है, अच्छा क्यों नहीं लगता है, क्यों लोग उबने लगते हैं? क्योंकि पॉलिटी में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, वहां पर उन शब्दों का मतलब ही आपको नहीं पता है। जैसे कि यहाँ पर लोकतंत्र, अगर आप लोकतंत्र का एक बार यार अच्छे से पढ़ो, उसका शाब्दिक अर्थ समझ लो, तो आपको भी यहाँ पता चलेगा कि लोकतंत्र यहाँ पर शब्द लिखा है तो इसका मतलब कहाँ की बात कही गई है। देखो, और टॉपिक पढ़ने से आपको मैं एक बात बता दूं, बहुत से टीचर्स तो ये भी बोलते हैं, यार देखो हमें से सफल बनना है, ज्ञान से ज्ञानी नहीं बनना है। हमें एग्जाम के लिए बस उतना पढ़ लेना है जिससे कि मैं सफल हो जाऊं, हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। बेशक आप किसी और टॉपिक में इतना ज्ञान ना प्राप्त करो, लेकिन जो हमारे देश का संविधान है, पॉलिटी जैसा टॉपिक है, इसको तो हमें अच्छे से पढ़ना ही चाहिए। इसके बारे में हमें अच्छे से ज्ञान भी होना चाहिए और टॉपिक का नॉलेज भी होना चाहिए। क्योंकि ये देखो, एक हमारी पढ़ाई के लिए ही ये टॉपिक नहीं है, एक ये हमारे जीवन के रहन सहन के लिए, हमारे जीवन की जीविका के लिए भी ये हमारा टॉपिक है। तो इसलिए इस टॉपिक को तो हमें ठीक से पढ़ना ही चाहिए। तो यहाँ पर देखो, लोकतंत्र का मतलब क्या? लोकतंत्र मतलब लोगों के द्वारा बना हुआ तंत्र, मतलब लोग ऐसे व्यक्ति को विधायिका में शामिल करें, ऐसे सदस्य को विधायिका का सदस्य बना दें जो वाकई में उस लायक हो। तो यहाँ पर लोगों का, लोकतंत्र का मतलब यही हुआ, जो आप लोग अपनी वोट डाल करके किसी व्यक्ति को विधायिका का सदस्य बना देते हो, वह व्यक्ति उस विधायिका का सदस्य बन जाता है, तो वही लोकतंत्र है। और गणतंत्र का मतलब क्या हुआ? आपने जिस व्यक्ति को उस विधायिका का सदस्य बनाया है, जिस व्यक्ति को उस विधायिका का सदस्य बनाया है, वो एक निर्धारित समय के लिए, निर्धारित अवधि के लिए बना है, यही गणतंत्र है। तो यहाँ पर देखो, मैं थोड़ा सा देखो, मैं कम शब्दों में आपको समझा रहा हूँ। जब मेरी ऑब्जेक्टिव क्लास आएगी, वहाँ पर मैं पूरी तरीके से आपको एक एक शब्द का, पहले मैं शाब्दिक अर्थ, जो भी शब्द आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उन शब्दों का शाब्दिक अर्थ है, जिससे कि आपको पॉलिटी पढ़ने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर देखो, हम ज़्यादा बातें ना करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो लोकतंत्र को स्वीकार किया गया है वो राजनीतिक राजतंत्र भी है, आर्थिक लोकतंत्र भी है और सामाजिक राजतंत्र भी है। उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में, मतदाता में, राष्ट्रपति में, संसद में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जनता में निहित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में निहित है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, नीति निर्देशक सिद्धांत में या मूल कर्तव्य में। मैंने उस दिन आपको जब प्रस्तावना का पहला पार्ट आपको पढ़ाया था, उसमें मैंने प्रस्तावना को अपनी जो हमारी भारत की प्रस्तावना है पूरी मैंने लिखी भी थी और उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताया भी था। तो प्रस्तावना हमारी ज़बान पर जरूर होनी चाहिए। प्रस्तावना में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, वाकई में हम उनकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। तो यहाँ पर बिल्कुल प्रस्तावना में ये जितने भी शब्द आप क्वेश्चन में पढ़ते हो वहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग किया गया था। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने था उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। जिन भी लोगों ने प्रस्तावना को पढ़ रखा है ये शब्द उनकी ज़बान पर आ गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। अब देखो आपसे क्या पूछा गया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है मूल अधिकारों के माध्यम में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्य में, संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों, तीनों जगह यह बात प्रस्तावना की वहां पर दी गई है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है मूल अधिकारों में भी दी गई है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी दी गई है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी दी गई है और मूल कर्तव्यों में भी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है। प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मूल कर्तव्य में। तो जो संविधान में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव है तो वहाँ पर अगर आप लोगों ने सब्जेक्ट कुछ अच्छी तरीके से पढ़ रखा है तो बिल्कुल ये लाइनें ही आपकी जबान पर आ जाएंगी। जैसे कि वहाँ पर एक पॉइंट लिखा गया था प्रस्तावना के, जिन लोगों ने थोड़ा सा सब्जेक्टिव पढ़ा है, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आधारशिला रखी, ऐसे शब्दों का वहां पर प्रयोग किया गया है। तो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है, तो प्रस्तावना में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है। संविधान का स्रोत, संविधान के ध्येयों का विवरण, संविधान के लागू करने की तिथि, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तिथि। अब यहां पर देखो बहुत से लोगों को लगता है कि यार ऑब्जेक्टिव क्या पढ़ना, ऑब्जेक्टिव तो यूट्यूब पर लोग आ जाते हैं केवल टाइम पास करने के लिए आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप किसी भी टॉपिक में अपनी अच्छी पकड़ बनाना चाहते हो तो आपको उस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव पढ़ने ही होंगे। अगर देखो यहां पर इस क्वेश्चन को आप पढ़ोगे तो बिल्कुल अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता भी है, पढ़ रखा है प्रस्तावना को बहुत अच्छी तरीके से, ऐसे यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं जो बिल्कुल आप कंफ्यूजन में चले जाओगे, बिल्कुल देखते ही देखते कंफ्यूज हो जाओगे। अब यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है। संविधान का स्रोत, बिल्कुल हमें पता चलता है कि संविधान का स्रोत क्या है। शासन के ध्येयों का विवरण क्या है, शासन के ध्येयों का विवरण मतलब शासन किस प्रकार का होना चाहिए। संविधान को लागू करने की तिथि, अब देखो यहाँ पर संविधान के लागू करने की तिथि, जिन लोगों ने भी संविधान की प्रस्तावना को अच्छी तरीके से पढ़ रखा है, जब मैंने पहला पार्ट अपलोड किया था आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, पढ़ लेना। वहाँ पर मैंने बिल्कुल संविधान की प्रस्तावना को, बिल्कुल संविधान की प्रस्तावना में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है एक एक शब्द को मैंने वहाँ पर लिखा है और आपसे मैंने वहाँ पर बार बार कहा था एक एक शब्द को आप अपनी जबान पर रट लेना। अगर उस प्रस्तावना को आपने यहाँ पर जबान पर रट रखा है तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर गलत होने वाला नहीं है, क्योंकि वहां पर देखो संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तिथि तो दी गई थी, लेकिन वहां पर यह बात नहीं कही गई थी, संविधान को लागू करने की तिथि वहां पर नहीं थी।
वहां पर 26 नवंबर 1949 को कहा गया था संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया, लेकिन वहां पर संविधान के लागू करने की तिथि वहां कहीं पर भी नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ, वहां पर यह डेट नहीं थी और वहां पर केवल 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। ये वाली लाइन वहां पर प्रस्तावना में लिखी हुई है। और संविधान का स्रोत तो प्रस्तावना में है ही, संविधान शासन के ध्येयों का विवरण तो प्रस्तावना में है ही, केवल वहां पर ये लाइन ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के लागू करने की तिथि प्रस्तावना में नहीं है। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? बिल्कुल आप लोगों को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भारत और इंडिया। भारत और इंडिया नाम उल्लिखित है। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? संविधान सभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा, प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, भारत की जनता द्वारा। तो भारत की जनता द्वारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप कहोगे सर संविधान सभा द्वारा, संविधान को तो संविधान सभा ने बनाया। देखो संविधान को संविधान सभा ने बनाया, लेकिन संविधान सभा को किसने बनाया? अरे संविधान सभा को बनाया मेरे दोस्त जनता ने बनाया। तो पूरा श्रेय जनता को जाता है। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारत की जनता द्वारा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारतीय संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, भारत की जनता में। अब भारत की संप्रभुता देखो किसमें निहित है? भारत की जनता में निहित है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। अब भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और बच्चे यहाँ पर हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया। संविधान को देखो जब अंगीकृत करने की बात आए तो 26 नवंबर 1949 अपनी जबान से नहीं हटाना, और उसके बाद संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया तो वो बात आएगी तब 26 जनवरी 1950 आप सही करोगे। अगर यहाँ पर अंगीकृत की बात हो, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया तो 26 नवंबर 1949 ही राइट आंसर होगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारत का संविधान, अब यहां पर देखो कई तरीके से घुमा घुमा करके एग्जामिनर द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पर भी बच्चे क्वेश्चन आता हुआ गलत करके चले जाते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, अब यहां पर से आप पढ़ के जाओगे भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। अरे पूर्ण रूप से तैयार हुआ था मेरे दोस्त 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। उसी दिन संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मार्पित कर दिया गया था। ये बात हमारी प्रस्तावना में लिखी है। तो संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन उस दिन पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया था। पूर्ण रूप से लागू करने की बात है तब 26 जनवरी 1950 होगी। तो उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? देखो फिर से वही क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो यहां पर भी 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? अब यहां पर देखो वो क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? तो किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया।
अब बिल्कुल वो क्वेश्चन, अब यहाँ पर देखो आपसे क्या पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया, तो यहाँ पर तब 26 जनवरी 1950 होगा। लेकिन संविधान के अंगीकृत की बात हो या संविधान किस दिन बनके पूर्ण रूप से तैयार हो गया, ये सब बात हो तो 26 नवंबर 1949, जिस दिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950, पूर्ण रूप से लागू हुआ या पूर्ण रूप से ना कहा जाए किस तिथि को संविधान लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। अब देखो यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1950। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ और इस दिन भारत प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बन गया। अब यहाँ पर देखो प्रजातांत्रिक गणराज्य, इन शब्दों का प्रयोग मैं अपने सब्जेक्टिव क्लास में इन शब्दों का शाब्दिक अर्थ बताऊंगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया। तो संविधान की जो उद्देशिका प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार किया गया, सिर्फ और सिर्फ एक बार किया गया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया। अब देखो फिर मैंने वही बात पीछे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि संविधान की प्रस्तावना में जिन शब्द को जोड़ा गया था वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवतरण में, अब ये देखो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, जिन लोगों ने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है तो यहाँ पर यही पूरे शब्दों का प्रयोग मैंने अपने पार्ट 1 में कर रखा है। यही यहाँ पर लिखी हुई है, यही हमारे देश की, हमारे भारत की, हमारे संविधान की क्या है, प्रस्तावना है। हम भारत के लोग, यहाँ से देखो स्टार्ट होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख यहाँ पर आपको आंसर में क्या बताना है, तारीख बतानी है। मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। हर भारतीय नागरिक के जवान पर सही पूछो तो ये प्रस्तावना रटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, 26 नवंबर 1949 किस तारीख को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था, 26 नवंबर 1949। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है। सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता, पूजा की समानता। तो संविधान की जो प्रस्तावना है सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है। देखो प्रस्तावना में सामाजिक न्याय की बात कही गई है, राजनीतिक न्याय की बात कही गई है और विचार की स्वतंत्रता की बात कही गई है, लेकिन वहां पर कहीं पर भी पूजा की समानता की बात नहीं कही गई है। और प्रस्तावना में तो सब कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है, धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। तो वहां पर किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो वहां पर पूजा की समानता के लिए वायदा नहीं किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। अब देखो जो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पूछा जा रहा है कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और गणराज्य। तो ये जो शब्द हैं बाद में जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द हमारे नहीं थे। 1, 2 और 3 समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जब 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत
किया गया तब ये शब्द नहीं थे, बाद में इन शब्दों को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए इनमें से कौन सही है। सबसे पहला पॉइंट है, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है ये पहली लाइन कि पंडित नेहरू ने जो अपना ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव रखा था वही हमारे संविधान की क्या बना, उद्देशिका बना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि प्रस्तावना में हम संशोधन नहीं कर सकते हैं, कि इसका संशोधन नहीं कर, क्योंकि देखो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संशोधन किया भी गया। एसडी शब्द जोड़े गए, मैंने ट्रिक बताई थी, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था, तो संशोधन तो किया गया, तो हमारा ये पॉइंट तो गलत हो जाएगा 3 नंबर। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है, तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए हैं। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 ऑलरेडी मैं पीछे आपको बता चुका हूं। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रजातंत्र कहलाता है, प्रजातंत्र कहलाता है। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है, प्रजातंत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का मैं पीछे भी बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द को जोड़, संविधान की प्रस्तावना में इन शब्द को जोड़ा गया, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था, पीछे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा लागू हुआ। जब भी आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, और जब भी पूर्ण रूप से लागू हुआ तभी 26 जनवरी 1950। लेकिन जब आपसे कहा जाए भारत का संविधान कब बनकर के तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया, 26 नवंबर 1949। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया। बिल्कुल मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, एसडी नाम से एक ट्रिक बताई थी, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा शब्द है, आपको धर्मनिरपेक्ष तो दिखाई नहीं देगा, समाजवाद शब्द है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समाजवाद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अब देखो मैंने पीछे भी ये पॉइंट आपको बता रखा है, जो भी यहाँ पर देखो स्टूडेंट पूरी मेरी बात को एक एक बात को मैं देखो बहुत एक्स्ट्रा नहीं बोलता हूँ, मेरी हर एक बात में कोई ना कोई पॉइंट छिपा होता है। तो मैंने पीछे भी ये पॉइंट अगर आपने गौर किया होगा तो मैंने आपको बताया है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। मैंने ऐसे ही ये शब्द बोला था, धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। वहां पर तो किसी भी धर्म को, वहां पर कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म को मान सकता है, उसे ये स्वतंत्रता है, कोई भी धर्म मानने के लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जाएगा। मैंने ऐसा वहां पर बोला था। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, वो है संविधान की प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है, यहाँ पर देखो डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, सर्वसत्ता
सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है? संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? सर्वसत्ताधारी समाजवाद धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? राष्ट्रपति, भारत के लोग, सर्वोच्च न्यायालय या सरकार? भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत है वो है भारत के लोग। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत क्या है? वो है भारत के लोग। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मेरी आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। अब मैं आपसे पूछने वाला हूँ एक क्वेश्चन का आंसर, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में छाप देना है। तो यहाँ पर ये रहा आज का आपका क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? और यहाँ पर ये भी साथ में आप लोग नीचे छाप देना कि प्रथम संशोधन कब किया गया, कौन से संशोधन के द्वारा किया गया और किन शब्द को जोड़ा गया। जिनको जितना एक्सप्लेन हो पूरी तरह से एक्सप्लेन कर देना और नीचे कमेंट बॉक्स में छाप देना। और साथ में ये भी बता देना कि आज का सेशन कैसा लगा। दोस्तों अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल श्री रघुवर क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर प्रेस कर लेना, जिससे किसी प्रकार की कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।